अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसे मुकदमे की दास्तान जो कि साल हर साल से इस अदालत में मुकर्रर तो होता है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती और उसके मुकर्रर ना होने और कार्रवाई ना होने के पीछे एक जो बड़ी ही ढकी छुपी वजह है वो भी आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 11 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते में अहम केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। क्या क्या केसेस है, कॉजेज जारी हो गई है, उन केसेस की क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, ये सब कुछ भी इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में नेशनल बैंक एम्प्लॉयज जो कि पेंशन के हकदार हैं उनको बाकी सरकारी मुलाजमीन की तरह ही पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन उनको उनकी जो तनख्वाह है उसका एक बहुत ही कम हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाता है। और ये जो सर्विस रूल्स हैं उनके अंदर जो दर्ज जो पेंशन रूल्स हैं उनके तहत जो पेंशन उनको मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती सरकारी मुलाजमीन के बराबर। और इसी वजह से उन्होंने अदालती जो है वो कार्रवाई का आगाज किया। अदालती चाराजोई इतनी लंबी हो गई कि 2011 से अब 2023 होने को है, लेकिन वो एम्प्लॉयज जिनमें से बेशतर एम्प्लॉयज का इंतकाल भी हो चुका है वो अपनी पेंशन को रेगुलर पेंशन के मुताबिक होने का इंतजार ही कर रहे हैं और अभी भी जो है वो उनके केस का फैसला बाकायदा तौर पर नहीं हो सका, ना ही उनको पेंशन दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज नेशनल बैंक एम्प्लॉयज की पेंशन सरकारी मुलाजमीन के बराबर करने से मुतालिक केस की समाअत थी। उम्मीद तो यही थी कि आज जब इस केस की हेयरिंग होगी तो 3 साल के बाद लगने वाले इस केस में उसकी कोई समाअत होगी और जो एम्प्लॉयज की जो पेंशन है उससे मुतालिक हतमी फैसला हो जाएगा। लेकिन आज भी जब समाअत के लिए ये मुकदमा आया अदालत के सामने तो वकील जो कि एक नए वकील थे उन्होंने इस केस के अंदर इल्तवा मांगा और अदालत ने अपने मामूल के मुताबिक उस इल्तवा को मंजूर कर लिया और इस केस को सर्दियों की छुट्टियां जो कि अदालत में 18 दिसंबर अगले पीर से शुरू होनी है, अगले से अगले पीर से शुरू होनी है, उस अदालती छुट्टियों के ख़त्म होने के बाद उस केस को मुकर्रर करने का हुक्म दिया और फिर बगैर कार्रवाई ये मुकदमा एक बार मुलतवी हो गया। नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ का मसला ये है कि उनकी पेंशन उनकी जो तनख्वाहें हैं उनका 70% यानी उनकी बेसिक सैलरी का 70% उनको रूल्स के मुताबिक या कानून के मुताबिक पेंशन के तौर पर मिलना चाहिए। लेकिन 1999 में ये जो रूल था इसको कट डाउन कर दिया गया, जिसके बाद उनको नेशनल बैंक की जानिब से यकीन दहानी कराई जाती रही कि नहीं आपको आपका जो पेंशन है उनका कम से कम 50% या 70% आपकी तनख्वाह का हिस्सा वो आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। लेकिन 2011 में जब कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो रिटायर हुए और उनको पता चला कि उनको 50% भी उनकी बेसिक सैलरी की पेंशन नहीं मिलनी, तो फिर उन्होंने अदालती चाराजोई का ये आगाज़ किया। हाई कोर्ट्स में गए, हाई कोर्ट्स ने भी ये हुक्म दिया कि जो नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनको सरकारी मुलाजमीन के बराबर ही पेंशन मिलनी चाहिए। जो हर साल बजट में पेंशन में इजाफा होता है वो भी उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो उनको नहीं मिलता। उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नेशनल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में पहले हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जज ने इनके नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज़ के हक में फैसला दिया, फिर वो इंट्रा कोर्ट अपील में भी नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज़ ही जीते। लेकिन नेशनल बैंक ने इंट्रा कोर्ट अपील का जो फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जब अपील दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 यानी मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने भी नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ के हक में फैसला दिया और ये कहा कि नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज़ का जो कानूनी हक है पेंशन का वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन मार्च 2017 में ये फैसला आया और उसके बाद यानी महीने बाद कानून के मुताबिक उसमें नजरसानी दरख्वास्त आ गई और वो नजरसानी दरख्वास्त आने के बाद नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ के का जो केस था उसको पहले तो समाअत के लिए बहुत अरसा मुकर्रर ही नहीं किया गया। यानी उस केस के अंदर जो वकील थे वो खालिद अनवर साहब थे और खालिद अनवर साहब सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज के रिश्तेदार हैं, उनके ससुर हैं और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा बार बार समाअत के लिए मुकर्रर होने के लिए आया और जब भी समाअत के लिए मुकर्रर होता था तो उसमें इल्तवा की दरख्वास्त आ जाती थी खालिद अनवर साहब की तरफ से और फिर वो केस समाअत के लिए मुकर्रर होने के बावजूद सुना नहीं जाता था। यही इस साल अभी चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने जब अपना जो है वो चार्ज संभाला तो उसके बाद उन्होंने नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ का जो केस है वो जस्टिस एजाजुल एहसन के सामने मुकर्रर किया, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज़ के हक में फैसला दिया था। तो इस नज़रसानी दरख्वास्त को जस्टिस एजाजुल एहसन के बेंच में पहले फिक्स किया गया तो अदालत को बताया गया पिछले माह के जो खालिद अनवर साहब हैं जो कि सीनियर वकील हैं वो अब बहुत उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और वो अलील हैं और वो अदालत के बायस
अदालत में पेश नहीं हो सकते तो नेशनल बैंक ने नया वकील करने के लिए वक्त मांगा। ये वक्त दिया गया और आज दोबारा इस केस को समाअत के लिए जब मुकर्रर किया गया तो दोबारा से जो नेशनल बैंक के वकील हैं, अब नेशनल बैंक ने मखदूम अली खान साहब की खिदमात ली हैं और मखदूम अली खान पाकिस्तान के नामवर वकला में से हैं जिनकी के फ़ी देना यानी जिनको उनके खिदमात के एवज़ जो मुआवजा देना है वो हर शख्स के बस की बात नहीं है और ज़ाहिर है कि नेशनल बैंक का केस वो प्रो बोनो तो कर नहीं रहा है। तो फिर नेशनल बैंक ने सोचा कि वो एक बड़े वकील के बजाय दूसरा बड़ा वकील कर लें, वो उनको तो फ़ी दे देंगे लेकिन वो अपने मुलाज़मीन को उनके जायज़ हक़ के मुताबिक पेंशन अदा नहीं करेंगे। और फिर आज अदालत में जब मखदूम अली खान साहब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि वैसे तो महीना लिया नेशनल बैंक ने नया वकील करने से, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा फ़ाइलें हैं, केस में बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसलिए उनको वक़्त दरकार है और अदालत इतनी फ़राग़ दिल है कि उसने एक दफ़ा फिर नेशनल बैंक एम्प्लॉइज़ का जो ये केस है, इसमें इल्तवा दिया और अब ये केस अगर मुकर्रर होता है तो जनवरी के बाद ही मुकर्रर हो सकेगा। इस केस के अंदर बहुत से एम्प्लॉइज़ जिनसे मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई लास्ट ईयर अपने चैनल के लिए रिपोर्ट करते वक़्त मैंने एक स्टोरी के लिए जब उनसे कुछ लोगों से राब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जो पेंशन है यानी अगर नेशनल बैंक से कोई प्रेसिडेंट के ओहदे से भी रिटायर हो रहा है तो उसकी पेंशन 15-16 हज़ार रुपए से ऊपर नहीं है। और इस वक़्त में इस जाते दौर में जिसमें महंगाई इतनी शदीद है, उसमें 8, 9, 10 हज़ार या 6 हज़ार या 15 हज़ार की पेंशन इन एम्प्लॉइज़ के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ वो सरकारी मुलाज़मीन हैं जो रिटायर होते हैं यानी अगर मामूल के तौर पे बाकी सरकारी मुलाज़मीन के रिटायरमेंट के बेनिफिट्स देखें तो वो नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज़ से ना सिर्फ दुगने-चौगने हैं बल्कि वो इतने ज़्यादा हैं कि शायद उनके सामने तो ये जो नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज़ की पेंशन्स हैं वो कहीं भी नज़र नहीं आए। और इस एक इतने वैलिड पॉइंट के ऊपर जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप भी टाइमली किया, उस पर फैसला भी दे दिया, लेकिन अपने ही फैसले पर अमल दरामद नहीं करा सकी। ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होना तो चाहिए। 11,000 पेंशनर्स हैं नेशनल बैंक के और ज़ाहिर है कि हर गुज़रते दिन के साथ जब नए पेंशनर्स आते जा रहे हैं, नए लोग रिटायर हो रहे हैं और इन पेंशनर्स की शरह में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो उन 11,000 ख़ानदानों की दादरसी का फ़ोरम ये सुप्रीम कोर्ट है जिसने उनके हक़ में फ़ैसला दे भी दिया है और अपने फ़ैसले पर अमल दरामद आज तक नहीं करा सकी। ये बड़ा अहम केस है। अब ये जब नेक्स्ट टाइम भी समाअत के लिए मुकर्रर होगा, दुआ है कि तब कोई इल्तवा की दरख्वास्त ना आए और फिर नेशनल बैंक के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको उनका हक मिले। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते अहम केसेस को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ जो कार्रवाई चैलेंज कर रखी है, जिसके बारे में मैंने कल भी व्लॉग किया था, उसको फाइनली ये फैसला किया गया है कि ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब देखना ये होगा कि जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का कोई स्पेशल बेंच या लार्जर बेंच या जितने भी रुकनी बेंच उस केस की समाअत करता है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच होगा, वो जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में बेंच होगा, जो भी बेंच होगा, देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज को भी क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की तरह कभी फारिग किया जा सकता है या नहीं, ये बड़ा ट्रिकी सा सिचुएशन होगी सुप्रीम कोर्ट में। अहम केस है, आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सदारती रेफरेंस उनकी सजाए मौत को अदालती कत्ल करार देने के अदालती रेफरेंस को भी समाअत के लिए अब मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ की सरबराही में 9 रुकनी बेंच जो है वो 12 दिसंबर को इस केस की समाअत करेगा। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की भी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने अपने सामने इस केस को 5 रुकनी लार्जर बेंच में मुकर्रर किया है और इसकी समाअत 14 दिसंबर को होगी। और जो दानिश्वर हैं या हमारे इर्द गिर्द कल से एक बहस है जब से ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने अब लाइक माइंडेड जजेस के बेंचेस बनाने शुरू कर दिए, यानी किसी भी बेंच के अंदर जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल नहीं है, जो कि पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा हमारी आदत हो गई थी कि वो हर बेंच का हिस्सा होते थे और बेंच बनते ही हमें मालूम भी हो जाता था कि उसका फैसला क्या आएगा। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कुछ अंदाज़ा अब भी बेंचेस की तश्कील से फैसलों का होने लगा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने अभी तक अब तक जो बेंचेस बनाए उनसे थोड़ा सा डाउटफुल हम रहते थे कि खुदा जाने क्या फैसला आएगा, लेकिन अब जो बेंचेस बने हैं उनसे फिर से फैसले प्रेडिक्ट होना शुरू हो गए हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस है उसमें भी जिम्मेदारान का तयन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती धो देगी। चले वो एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन जो शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का मामला है उस पर भी कहने वाले ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनको उनका रिलीफ मिल जाएगा, जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में मिलता दिखाई नहीं दे रहा था। और इसके अलावा
जो दीगर केसेस हैं, जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी का केस भी जब समाअत के लिए मुकर्रर होगा, और अभी तक जो प्रिडिक्ट बेंच किया जा रहा है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और अगर या तो ये तीनों या फिर इनके अलावा जजेस पर मुश्तमिल अगर बेंच बनता है जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी के दरख्वास्तों के लिए, तो फिर एक चीज़ बड़ी अहम होगी कि ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा कि फैसला क्या आएगा, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी सबको मालूम है उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत जिसे कहते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल किस्म के वो जूरिस्ट हैं। इसी तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर, दो लोग जिस तरह के एलिगेशन लगाते हैं कि नहीं वो जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी के ही फेवर में देंगे, लेकिन जाहिर है कि जब जजेस के सामने केसेस आते हैं उसके बाद उनकी सिमत का तयन भी बेहतर तरीके से होता है, और ये जब होगा तो भी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। आइंदा हफ्ते बहुत से केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हैं पाकिस्तान में, उनके इनखला के खिलाफ आईनी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर है, उसका भी हवाला आपके सामने रखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।